प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दुर्खिम के बताए हुए श्रम विभाजन के कारण और परिणामों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रमुख रूप से उन्होंने श्रम विभाजन के कारकों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में वह जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणाम को मानते हैं और द्वितीयक कारक में वह सामान्य चेतना की बदली हुई अवस्था और पैतृकता के घटते प्रभाव को मानते हैं। अब इनको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। पहला है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। देखिए, दुर्खिम में कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसके आकार और घनत्व में भी वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि दो रूपों में होती है, जैसे कि या जनसंख्या धीरे धीरे आकार अपना बढ़ाने लगती है, अधिक लोग पैदा होते हैं तो, और उनका घनत्व भी बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है समाज का जो खंडात्मक विभाजन है वह लुप्त होने लगता है और उसके स्थान पर मिश्रित समाज जन्म लेने लगता है और कुछ विशेष केंद्रों पर जनसंख्या का जमाव बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कुछ केंद्रों पर जनसंख्या का जमाव भी बढ़ने लगता है। इसी प्रकार जन घनत्व भी दो प्रकार का होता है। जिस घनत्व में वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, भौतिक घनत्व यानी शारीरिक दृष्टि से लोगों का एक स्थान पर केंद्रित होना। दूसरा है नैतिक घनत्व, यानी ये भौतिक घनत्व का ही परिणाम होता है। इसमें लोगों के संबंधों में, उनकी क्रियाओं में और प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे भौतिक घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे ही नैतिक घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि ये उसके ही परिणाम एक तरीके से इसको माना जा सकता है। तो इसी प्रकार दूसरा प्रमुख कारण दुर्खिम बताते हैं सामूहिक चेतना में का ह्रास होना, यानी सामूहिक चेतना कमज़ोर पड़ जाना। दुर्खिम के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वे कहते हैं कि ये देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी अधिक और कठिन और धीमी होगी जितना सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित है। इसके विपरीत ये उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। यानी दुर्खिम में कहते हैं कि सामूहिक चेतना या सामूहिक आत्मा जितनी अधिक सक्षम होगी, जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, तो वैसे वैसे समाज में जिसे कहना चाहिए श्रम विभाजन धीमा होगा। मगर दुर्खिम कहते हैं कि इसके विपरीत अगर सामूहिक चेतना कमज़ोर होती जा रही है तो श्रम विभाजन भी तेज़ी से बढ़ेगा। तीसरा कारण दुर्खिम कहते हैं पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव। देखिए, दुर्खिम में कहते हैं कि पैतृकता का जो प्रभाव है धीरे धीरे वह कम होता जाता है जैसे जैसे कि समाज में परिस्थितियां बदलती है तो पैतृकता अपना प्रभाव खो देती है और श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से दुर्खिम कहते हैं कि जितना अधिक पैतृकता का प्रभाव कम होगा उतना ही अधिक श्रम विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपना व्यवसाय का बंटवारा भी अब पैतृकता के आधार पर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से श्रम विभाजन के दुर्खिम प्रमुख कारण जो है, जो उसने बताए हैं, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो यह दुर्खिम के अनुसार बताए गए श्रम विभाजन के प्रमुख कारण थे। अब हम परिणामों की चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ परिणाम भी बताए हैं जो निम्न बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। पहला परिणाम है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण में वृद्धि होती है। देखिए, विशेषीकरण क्या होता है आप जानते हैं कि कुछ कार्य को करने के लिए कुछ विशेष लोग ही उस कार्य को करने लगते हैं, उनका उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है और अब मतलब अलग अलग तरह के कार्यों को करने में लोग दक्ष होकर उसमें
विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। पहले बहुत से कार्य को एक व्यक्ति करता था, जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, मान लीजिए वैद्य जी है तो सभी रोगों का इलाज करते थे, पहले हम देखते थे। मगर अब हम देखते हैं कि चिकित्सा सेवा में विकास की वजह से, श्रम विभाजन की वजह से अब एक ही डॉक्टर सब रोगों को नहीं देखता है, बल्कि आँख का डॉक्टर आँख के रोगों को देखेगा और इसी तरह उधर रोगों संबंधी अलग डॉक्टर होता है। तो हर चीज़ में एक श्रम विभाजन और विशेषीकरण हमें देखने को मिलता है। श्रम विभाजन की वजह से विशेषीकरण भी प्रोत्साहित होता है और प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता लोगों को मिलने लगती है। अब लोग अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से व्यवसाय को या कार्य को अपनाते हैं। दूसरा परिणाम इसका है सभ्यता का विकास। जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता है और नई नई चीज़ों को खोजा जाता है, सुविधाओं की चीज़ों का विकास हमें देखने को मिलता है। तीसरा परिणाम है सामाजिक प्रगति। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन की वजह से सामाजिक प्रगति होती है, या प्रगति से मतलब ये है कि समाज में स्थिरता की जगह विकास आता है और लोग अपनी मर्जी से, मतलब अपने आप को एक तरीके से स्थिर जीवन से बाहर निकाल कर एक समाज में हमें गति देखने को मिलती है, एक परिवर्तन और प्रगति देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट बिंदु दुर्खिम में कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन भी श्रम विभाजन से देखने को मिलता है। समाज में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जनसंख्या के आकार, वितरण और घनत्व में। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारे परिवर्तन समाज में हमें देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है कि नवीन समूहों की उत्पत्ति होती है और उसमें आत्मनिर्भरता, अंतर्निर्भरता बढ़ती है। नवीन समूह तो बनते ही हैं, उनमें वो अंतर्निर्भर भी हो जाते हैं। अंतर्निर्भर का मतलब ये है कि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे समूहों पर निर्भर होते हैं। तो ये भी श्रम विभाजन के कारण ही हमें देखने को मिलता है। नवीन समूह इसलिए बनते हैं क्योंकि जनसंख्या के कुछ नए केंद्र बन जाते हैं, श्रम विभाजन होते हैं, आवश्यकताएं बदलती है, तो नवीन समूहों का निर्माण भी आवश्यक हो जाता है। अगला बिंदु व्यक्तिगत विचारधारा का विकास है। जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है, सामूहिक विचारधारा और सामूहिक चेतना कमज़ोर होने लगती है, व्यक्तिगत विचारधारा प्रबल हो जाती है, तो श्रम विभाजन के कारण व्यक्तिगत विचारधारा भी विकसित होती है और बहुत तेज़ी से अपना स्थान समाज में बनाने लगती है। अगला है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। देखिए, पहले वाले समाज में दमनकारी कानून होता है और श्रम विभाजन के साथ साथ प्रतिकारी कानून विकसित होने लगते हैं। प्रतिकारी कानून का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में सुधार की संभावनाओं और अपेक्षाओं के साथ जो कानून होता है उसे हम प्रतिकारी कानून कहते हैं। और नैतिक दबाव भी समाज में बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे दुर्खिम में कहते हैं कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण दमनकारी कानून प्रतिकारी कानून में बदल जाते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है सावयवी सामाजिक एकता। अब तक पहले वाले समाजों में यांत्रिक एकता थी, यांत्रिक एकता जो यंत्रवत होती है, मगर जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो समाज में सावयवी सामाजिक एकता आने लगती है। सावयवी सामाजिक एकता का मतलब ये है कि अब समाज में सब समूहों, बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनका अलग अलग अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मगर एक दूसरे की प्रगति और कार्य में बाधा न डालते हुए भी वे एक दूसरे से बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से अंतर संबंधित होते हैं। जैसे कि मानव शरीर, आँख नाक कान सब अलग अलग है, मगर फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। तो साथियों, ये था श्रम विभाजन के कारण और परिणाम। आप एक बार इसे पुस्तक से पढ़ के अपने शब्दों में पुनः इस सवाल को लिखने का प्रयास करें।
कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।